बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स 2 और हमारा जो मेन टॉपिक है अब वो रियल गैसेस पे है। रियल गैसेस और परफेक्ट गैसेस के अंदर फ़र्क है। जो हमारे रियल गैसेस हैं वो परफेक्ट गैसेस से डिफ़र करते हैं। परफेक्ट गैस का मतलब है कि वो 100% परफेक्ट है, वो आइडियल है। आइडियल का मतलब हमने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी उसके अंदर हमने एजम्पशंस ली थी कि जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्स के साथ और आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, और उस बेस पे हमने जो है ना अपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो डेरिवेशंस थी वो डिराइव की थी। और जो हमारे गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे हमारे डिराइव हुए हैं आइडियल गैसेस के लिए। आइडियल गैस या परफेक्ट गैस दोनों एक ही चीज़ है, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। आइडियल गैस या परफेक्ट गैस, उसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है कि मॉलिक्यूल्स का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उनका जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, यानी जितने मोमेंटम के साथ वो जाएंगे हिट करके वॉल को उसी मोमेंटम के साथ वापस आएंगे। ये हमारी जो ना एजम्पशंस थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। अब हम जा रहे हैं रियल गैसेस की तरफ। जो रियल गैसेस हैं वो परफेक्ट गैस या आइडियल गैस से डिफरेंट हैं, क्योंकि जो हमारे रियल गैसेस हैं इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, और एनर्जी लॉसेस भी हैं इसमें। तो इस वजह से जो ना हम कहते हैं कि जो हमारी आइडियल गैस है और उसको अलग से जो ना स्टडी करते हैं, और रियल गैस को अलग से स्टडी करते हैं। और रियल गैस को स्टडी करने का तरीका ये होता है कि जो डेविएशन है, जो कि डिफ़र कर रही हैं चीज़ें आइडियल गैस से, उनको हम जो ना हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रियल गैसेस डू नॉट ओबे द परफेक्ट गैस लॉ, यानी जो रियल गैसेस हैं वो परफेक्ट गैस लॉज जो हैं उनको ओबे नहीं करती, सिवाय पी अप्रोचेस ज़ीरो, यानी जब प्रेशर हमारा ज़ीरो के करीब करीब होगा तो हमारी रियल गैसेस जो होंगी वो परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करेंगी। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा रियल गैसेस डेविएट करना शुरू हो जाएंगी परफेक्ट गैस से। डेविएशन फ्रॉम द लॉ आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के ऊपर एंड लो टेम्परेचर, दो चीज़ें हो गई, हाई प्रेशर के ऊपर और लो टेम्परेचर के ऊपर जो हमारी रियल गैसेस हैं वो डेविएट करती हैं परफेक्ट गैसेस से, स्पेशली व्हेन अ गैस इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ कंडेंसिंग टू द लिक्विड। और स्पेशली उस वक्त बहुत ज़्यादा डेविएशन हो जाती है जब हमारी गैस जो है वो कंडेंस होकर लिक्विड बनना शुरू हो जाए। इसको हम जो है ना अभी देखेंगे आगे अगली स्लाइड्स के अंदर कि ऐसा क्यों है। रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम द परफेक्ट गैस लॉ बिकॉज मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद वन अनदर। जो हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी उसमें था कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। इंटरेक्ट नहीं करते का मतलब ना उनके अंदर अट्रैक्शन है ना उनके अंदर रिपल्शन है। लेकिन रियल गैसेस डेविएट क्यों करती हैं परफेक्ट गैसेस लॉ से? क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं रियल गैसेस के अंदर। A point to keep in mind is that repulsive forces between molecules assist expansion and attractive forces assist compression. Repulsive forces यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धकेलेंगे और किस चीज़ के अंदर मदद करेंगे? एक्सपेंशन के अंदर। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हर सी बात है एक्सपेंड होगी गैस हमारी। इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं? कंप्रेशन के अंदर, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो गैस ऑटोमेटिकली कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। रिपल्सिव फोर्सेस आर सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट। रिपल्सिव फोर्सेस यानी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वो फोर्सेस कब डोमिनेट करती हैं? जब मॉलिक्यूल्स तकरीबन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हों। दे आर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन। जो इंटरेक्शन है यानी रिपल्शन फोर्सेस हैं ये बहुत थोड़े फासले तक जो है ना असरअंदाज होती हैं, इवन ऑन अ स्केल मेजर्ड इन मोलिकुलर डायामीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल का डायामीटर मिसाल के तौर पर 3 एंगस्ट्रॉम है, तो अगर दो मॉलिक्यूल्स 3 एंगस्ट्रॉम या इससे कम फासले पर होंगे तो हमारी रिपल्सिव फोर्सेस काम करेंगी, और अगर 3 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा का फासला हो जाएगा तो रिपल्सिव फोर्सेस फिर
वो काम करना बंद कर जाएंगी, रिपल्शन इतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान नहीं रहेगी। अगर 4 एंगस्ट्रॉम डायामीटर है मॉलिक्यूल का तो 4 एंगस्ट्रॉम तक रिपल्सिव फोर्स रहेंगी। 4 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा जब हो जाएगा दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला तो रिपल्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज दे आर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन। शॉर्ट रेंज किस वजह से कह रहे हैं? क्योंकि ये उस हद तक काम करती हैं जितना मॉलिक्यूल का तकरीबन डायमीटर हो, उससे ज़्यादा हो जाए फासला दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो रिपल्शन जो है ना असरअंदाज नहीं रहती। इसलिए हम कह रहे हैं कि शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस हैं। रिपल्शंस कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी इम्पोर्टेंट ओनली व्हेन द एवरेज सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज़ स्मॉल। जब स्मॉल होगा फासला दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मॉलिक्यूलर डायमीटर से कम होगा, तो हमारी जो है ना ये इम्पोर्टेंट है फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। दिस इज़ द केस एट हाई प्रेशर। ऐसा कब होता है? हाई प्रेशर पे। क्यों? जब हम प्रेशर हाई कर देते हैं, हाई प्रेशर के ऊपर क्या होगा, पिस्टन को हम कंप्रेस करेंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके होंगे। थोड़े से वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। मैनी मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई अ स्मॉल वॉल्यूम। जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस असरअंदाज होंगे, इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, attractive intermolecular forces have a relatively long range and are effective over several molecular diameters। ये हमने रिपल्शन के बारे में क्या कहा कि रिपल्शन मॉलिक्यूल्स की इम्पोर्टेंट होती है जब दो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर डायमीटर्स के अंदर अंदर हों। लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये लॉन्ग रेंज हैं। क्यों? क्योंकि जो अट्रैक्शन है, अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान सेपरेशन मॉलिक्यूलर डायमीटर से 3 गुना ज़्यादा है तो भी हमारी ये अट्रैक्शन जो है ये असरअंदाज होती है। अब मिसाल के तौर पर अगर हमारा मॉलिक्यूल का डायमीटर 3 एंगस्ट्रॉम है तो जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये कब तक कहाँ तक रहेगी, इसकी रेंज क्या होगी? इसकी होगी 3 × 3 = 9 एंगस्ट्रॉम। यानी दो मॉलिक्यूल्स अगर 9 एंगस्ट्रॉम के फासले पर हैं तो भी अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट होंगी क्योंकि इतने फासले तक यानी कि 9 एंगस्ट्रॉम के फासले तक वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मॉलिक्यूलर डायमीटर 4 एंगस्ट्रॉम है तो 3 टाइम्स ये कितना हो जाएगा? 12। अगर मॉलिक्यूलर डायमीटर 4 एंगस्ट्रॉम है तो 12 एंगस्ट्रॉम के फासले तक जो हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये काम करेंगे। ऑन द अदर हैंड, जो हमारे रिपल्सिव फोर्सेस हैं, रिपल्सिव फोर्सेस होंगी 3 × 1। अगर मॉलिक्यूल का डायमीटर 3 एंगस्ट्रॉम है तो ये 3 एंगस्ट्रॉम से कम अगर फासला होगा दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो इम्पोर्टेंट होंगी। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो रिपल्सिव फोर्सेस इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल डायमीटर 4 एंगस्ट्रॉम है तो अगर 4 एंगस्ट्रॉम के फासले पर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो रिपल्शन जो है वो इम्पोर्टेंट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। 1 टाइम्स रिपल्सिव फोर्सेस के लिए इम्पोर्टेंट और 3 टाइम्स ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इम्पोर्टेंट रिपल्सिव फोर्सेस इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे और अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी। ये हमारा एक प्लॉट है जो कि इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन को दिखा रहा है और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको इसको फॉर द टाइम भी ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरेक्शन है। जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान सेपरेशन जो है वो कम होता जाएगा, यानी ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है, ये जो ये वाला एक्सिस है ये डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता जा रहा है लेफ़्ट साइड पर तो रिपल्सिव फोर्सेस जो है ना वो डोमिनेट करती जा रही है। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला राइट साइड पर मूव करेंगे इंक्रीज़ होता जाता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ना वो डोमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। They are important when the molecules are fairly close together but not necessarily touching। ये रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में कहा जा रहा है कि रिपल्सिव फोर्सेस इम्पोर्टेंट हैं जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं लेकिन इतना क्लोज नहीं कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा करीब होंगे तो हमारे रिपल्सिव फोर्सेस जो होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर
इनइफेक्टिव व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस वो इनइफेक्टिव हो जाएगी कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ना बहुत ज़्यादा फासला है। यानी मैंने ये बताया था कि अगर 4 एंगस्ट्रॉम डायामीटर है और अगर 3 टाइम्स हम करें तो कितना हो जाता है 12। अगर 12 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो जाएगा सेपरेशन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो इनइफेक्टिव हो जाएंगी। इसी तरह यही अगर मॉलिक्यूल 4 एंगस्ट्रॉम साइज़ वाला है तो 1 टाइम्स अगर इसको करें तो ये 4 एंगस्ट्रॉम, अगर 4 एंगस्ट्रॉम से कम होगा फासला दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो रिपल्सिव फोर्सेस जो है ना वो इफेक्टिव होंगे, वो असरअंदाज होंगे। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट व्हेन द टेम्परेचर इज़ सो लो। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो क्या होता है, हमने लास्ट सेमेस्टर में भी ये पढ़ा था कि जब टेम्परेचर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है ई के, यानी काइनेटिक एनर्जी दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस हो जाएगी। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी होगी। काइनेटिक एनर्जी थोड़ी होने का क्या मतलब है कि वेलोसिटी उसकी जो है थोड़ी भी स्लो मूव कर रहा होगा। अब जब मॉलिक्यूल्स स्लो मूव कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर वेलोसिटी या स्पीड मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि वो अपने इनर्शिया की वजह से आगे मूव कर जाएगा। लेकिन अगर स्लो स्पीड के साथ मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा तो दूसरे मॉलिक्यूल के पास स्लो स्पीड की वजह से इतना टाइम होगा कि वो उसको अट्रैक्ट कर सके। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट व्हेन द टेम्परेचर इज़ सो लो दैट द मॉलिक्यूल्स ट्रैवल विद सच लो मीन स्पीड्स दैट दे कैन बी कैप्चर्ड बाय वन अनदर। कि इतने स्लो मूव कर रहे होंगे कि मॉलिक्यूल्स के पास इतना टाइम मिल जाएगा कि वो एक दूसरे को कैप्चर कर सकें, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें। लेकिन अगर तेज़ी से मूव कर रहे होंगे तो दो मॉलिक्यूल्स के इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो जो है ना उसको अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि इतनी तेज़ी में होगा कि वो आगे मूव कर चुका होगा। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज इंटरेक्शंस आर शोन बाय द शेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म्स। ये आइसोथर्म्स जो हैं ये अगली स्लाइड में है, ये हमारी फिगर 1C.2 ए, ये वाली ए है, जो बी है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। ये हमारी आइसोथर्म्स हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस। 20 डिग्री पे ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे, 40 डिग्रीज़ पे और 50 डिग्रीज़ पे। ये क्रिटिकल टेम्परेचर हमने जो है ना स्टीम टेबल्स को स्टडी करते हुए लास्ट सेमेस्टर में भी देखा था कि ये क्या होता है। तो ये हमारी आइसोथर्म्स हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। ये हमारा प्रेशर का एक्सिस है, ये वाला हमारा वॉल्यूम का एक्सिस है। ये हमारा उसी जो प्रीवियस फिगर हमने देखी थी वो पहले ए पार्ट था, अब हम इसका बी पार्ट देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो आइसोथर्म है ये 20 डिग्रीज़ ऑफ सेल्सियस के ऊपर है। ये 20 डिग्रीज़ वाली हमने क्यों ली है, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, जो ये इस कर्व के अंदर ये जो शेडेड रीजन जितना भी है ये हमारा है, जिसके अंदर जो है ना हमारा लिक्विड और वेपर रीजन है। और इसके लेफ़्ट साइड पे लिक्विड होगा, राइट साइड पे गैस होगी, लेकिन इधर लिक्विड प्लस गैस का मिक्सचर होगा हमारा। एट लो प्रेशर, जब प्रेशर लो होगा, व्हेन द सैंपल ऑक्यूपाइज अ लार्ज वॉल्यूम। लो प्रेशर के ऊपर क्या होगा कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा गैस का। द मॉलिक्यूल्स आर सो फार अपार्ट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्ले नो सिग्निफिकेंट रोल एंड द गैस बिहेव्स वर्चुअली परफेक्टली। अब देखो कि जो परफेक्ट गैस थी उसकी क्या असम्पशन थी कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, उनके दरमियान कोई रिपल्सिव या एट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। जब हमारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे। जब वो बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। जब वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वो एक परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करेंगे। ये हमारा लो प्रेशर का केस है। जब हम मॉडरेट प्रेशर की बात करते हैं, जो हमारा रूम टेम्परेचर हो गया या इससे थोड़ा ज़्यादा कर लें, तो एवरेज सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज़ ओनली अ फ्यू molecular diameters, the attractive forces dominate the repulsive forces। जो attractive forces हैं वो dominate कर जाती हैं और repulsive forces जो हैं वो recessive होती हैं, वो इतनी ज़्यादा important नहीं होती हैं। In this case
the gas can be expected to be more compressible than a perfect gas because the forces help to draw the molecules together. अब ये वाला जो सेंटेंस है ये एक्सप्लेनेशन है इस सेंटेंस का कि जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से अब क्या होगा कि कंप्रेशन के अंदर दो चीज़ें होंगी। एक तो एक्सटर्नल प्रेशर होगा मॉलिक्यूल्स को करीब लाने के लिए, एक हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्लस एक वो फोर्स होगी जो कि ऑटोमेटिकली बनी हुई है। वो क्या है? वो है अट्रैक्शन की फोर्स। यानी मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लाने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर इतना नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स खुद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम परफेक्ट गैस की बात करें उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए हम जो ना मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। तो जो गैस है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होगी, जो रियल गैस है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होगी मॉडरेट प्रेशर पे। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन के अंदर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस भी अपना रोल प्ले कर रही होंगी। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो गैस ज़्यादा कंप्रेसिबल होगी। At high pressures, when the average separation of the molecules is small, the repulsive forces dominate. हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे, मॉलिक्यूलर डायमीटर से भी ज़्यादा करीब आ चुके होंगे, तो जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट कर जाएंगी एंड द गैस कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी लेस कंप्रेसिबल बिकॉज नाउ द फोर्सेस हेल्प टू ड्राइव द मॉलिक्यूल्स अपार्ट। अब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो कंप्रेशन के लिए जितनी फोर्स चाहिए हमें परफेक्ट गैस के केस में, परफेक्ट गैस के केस में हमें कंप्रेस करने के लिए जितनी फोर्स चाहिए उससे ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी हमें रियल गैस के लिए। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स इस रियल गैस के केस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो कंप्रेस करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी बामुकाबला परफेक्ट गैस। Consider what happens when a small sample of a gas initially in the state marked A in figure 1c.2b is compressed at constant temperature by pushing in a piston। कि जो हमारी गैस है वो अगर स्टेट A के अंदर हो तो क्या होगा जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। ये इस फिगर की बात कर रहे हैं, ये वाली, कि ये जो है ये इनिशियल स्टेट है गैस की। अब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है 20 डिग्रीज ही, टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं करना। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये देखो कि अगर हम इस पॉइंट पर आएँ और इस पॉइंट से देख लो कि ये हमारा कितना प्रेशर डिफरेंस है, ये वाला, ये प्रेशर डिफरेंस है हमारा। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा वॉल्यूम चेंज कितना आया, ये वाला, ये हमारा वॉल्यूम चेंज आया है। अब ये वाला जो रीजन है ए से लेकर बी तक का, ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे कि हमारा बॉयल्स लॉ है। ये रीजन बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। क्यों भला? कि हम जब प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। ये हमारे बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। नियर ए द प्रेशर ऑफ द गैस राइजेज इन अप्रॉक्सीमेट एग्रीमेंट विद बॉयल्स लॉ, कि हम बॉयल्स लॉ को जो है ना वेरीफाई कर सकते हैं ए से बी तक जाते हुए। ये वही फिगर है कि ए से और बी तक जाने के लिए जो हमारा प्रेशर डिफरेंस है वो ये है, यानी हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो हमारा वॉल्यूम इतना डिक्रीज़ हो गया, ये रिडक्शन इन वॉल्यूम। सीरियस डेविएशंस फ्रॉम दैट लॉ, यानी बॉयल्स लॉ से गैस डेविएट होना शुरू हो जाएगी। कब? जब हम बी से भी ज़्यादा रिड्यूस करेंगे वॉल्यूम को, यानी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर करेंगे। जब बी से हम बी पर होंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से हम पॉइंट सी पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, ऑल सिमिलैरिटी टू परफेक्ट बिहेवियर इज़ लॉस्ट। सी पर पहुंचकर जो परफेक्ट गैस का बिहेवियर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिस्टन जो है ना वो खुद ब खुद पिस्टन जो है वो स्लाइड करना शुरू हो जाता है। यानी अगर पिस्टन हमारा इस पॉइंट पर था शुरू में, तो ये सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये पिस्टन जो है ना ये तेज़ी से नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस लिक्विड बनना शुरू हो जाएगी। जब वो लिक्विड बनेगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतना ज़्यादा करीब आना शुरू हो जाएंगे बहुत तेज़ी से कि ये हमारा पिस्टन जो है ना ये स्लाइड कर जाएगा इनवर्ड्स।
ये यहाँ पर। अब यहाँ पर बी था, बी से हम सी तक पहुँच गए, तो यहाँ पर वो जो हमारा है बॉयल्स लॉ, उससे डेविएशन स्टार्ट हो जाती है। और जब हम सी पर पहुँचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम अगर प्रेशर इंक्रीज़ भी करें तो हमारा प्रेशर इंक्रीज़ किए बगैर हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ करना शुरू हो गया। अब इस लाइन के ऊपर ये जो है सी से लेकर ई तक प्रेशर हमारा कांस्टेंट है 60, सी पे भी 60 है, डी पे भी 60 है और ई पे भी 60 है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है हमारा। ये देखो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो क्या हुआ कि फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम डिक्रीज़ होना, ये तो गैस लॉ हमारा कोई है ही नहीं ऐसा। तो इसका क्या मतलब है कि जो परफेक्ट गैस बिहेवियर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एट सी ऑल सिमिलैरिटी टू परफेक्ट बिहेवियर इज़ लॉस्ट। यहाँ पर ऑल सिमिलैरिटी का लफ्ज़ यूज़ किया गया, यानी कोई सिमिलैरिटी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जो सडनली है, जो पिस्टन है सडनली वो क्या करता है, स्लाइड्स इन, अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है विदाउट एनी फर्दर राइज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज़ किए बगैर। दिस स्टेज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन सी डी ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि जो हमारा गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर पहले इतने फासले पर थे तो वो गैस लिक्विड बनना शुरू होगी, तो ये वाला मॉलिक्यूल्स इधर के बजाय इधर आ जाएगा बिल्कुल करीब। तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब आएंगे तो पिस्टन ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द वेसल शोज दैट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी अ लिक्विड अपीयर्स, यानी सी पॉइंट से पीछे अगर हम जाते हैं तो हमारा जो है लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। एंड देयर आर टू फेजेज़ कौन से, लिक्विड प्लस गैस, सेपरेटेड बाय अ शार्पली डिफाइंड सरफेस। As the volume is decreased from C through D to E, the amount of liquid increases। ये हम अपने स्ट्रीम जब टेबल्स जो पढ़े थे उसमें भी देखा था कि जैसे जैसे हम जो है ना लेफ़्ट साइड पे मूव करते जाएंगे तो हमारा लिक्विड कंटेंट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। देयर इज़ नो एडिशनल रेजिस्टेंस टू द पिस्टन बिकॉज द गैस कैन रेस्पॉन्ड बाई कंडेंसिंग, यानी जो पिस्टन है उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, वो खुद ब खुद मूव करेगा क्योंकि जो हमारी गैस है वो कंडेंस हो रही होगी। द प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लाइन सी डी ई, जो प्रेशर लाइन सी डी ई जो कि 60 बार था, हमने अभी पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि जो सी डी ई लाइन के ऊपर जो प्रेशर था वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है वेपर प्रेशर। तो when both liquid and vapor are present in equilibrium, this is called vapor pressure of the liquid at the temperature of the experiment। ये था हमारा 20 degrees of Celsius। at E the sample is entirely liquid, जो हमारा जब E पॉइंट पर पहुंचेगी गैस तो वो completely liquid बन चुकी होगी and the piston rests on its सरफेस। अब क्या होगा कि चूँकि लिक्विड बन चुका होगा, लिक्विड को मज़ीद कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से जो हमारा जो पिस्टन है वो क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा, अब मूव नहीं करेगा। एनी फर्दर रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम रिक्वायर्स द एक्सर्शन ऑफ कंसिडरेबल प्रेशर, यानी अगर अब लिक्विड बनने के बाद अगर हमने वॉल्यूम को रिड्यूस करना हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वेरिएशन, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर करेंगे तो बिल्कुल मामूली सा वॉल्यूम जो है ना उसके अंदर चेंज आएगा। एज इज़ इंडिकेटेड बाय द शार्पली राइजिंग लाइन टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये हम अभी देख लेते हैं। इवन अ स्मॉल रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम ई टू एफ रिक्वायर्स ग्रेट इंक्रीज इन प्रेशर। ये यहाँ पर कि हम ई पॉइंट पर हैं, अब ई पॉइंट से एफ पॉइंट तक जाने के लिए जो हमारा प्रेशर है वो तकरीबन ये अगर हम कह लें ये 20, 40, 60, ये 80, यानी 60 एटमॉस्फेयर से 80 एटमॉस्फेयर तक हम प्रेशर को लेकर जाएं तो भी जो हमारा वॉल्यूम चेंज आ रहा है वो कितना है, वो बिल्कुल मिनिमम सा है। मतलब कि इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर लिक्विड है सारा, यहाँ पर सारा गैस है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर वॉल्यूम को हमने थोड़ा सा भी चेंज करना हो लिक्विड के तो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ता है। सो दिस वाज द डेविएशन फ्रॉम perfect gases। Thank you।